हम सबके प्रिय नेता, जिनको पूरा भारतवर्ष बहुत ज्यादा प्यार करता है, ऐसे आदरणीय मोदी जी इस विश्व के सबसे शक्तिशाली राजनेता हम सब लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं। हर हर मोदी, हर हर मोदी। भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। मैं यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय कोश्यारी जी से निवेदन करूंगा, बुके देकर आदरणीय जी भगत सिंह कोश्यारी जी स्वागत करेंगे। श्रीमान कोश्यारी जी। मैं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विजय बघेल जी से निवेदन करूंगा, बुके देकर आदरणीय मोदी जी का स्वागत करेंगे। मैं इस जिले के जिलाध्यक्ष और जिलाध्यक्षों से निवेदन करूंगा कि प्रतीक चिन्ह देकर माननीय मोदी जी का स्वागत करेंगे। प्रतीक चिन्ह और पगड़ी पहनाकर माननीय मोदी जी का स्वागत करेंगे। मैं यहाँ के स्थानीय विधायक राजकुमार ठुकराल जी से निवेदन करूंगा, स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। स्मृति चिन्ह फटाफट। भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। अब मैं यहाँ के सभी प्रत्याशी, जितने हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं, सभी से निवेदन करूंगा कि बड़ी माला से उनका स्वागत करेंगे माननीय मोदी जी का। लाओ फटाफट लाओ, सौरभ जी माला लाओ फटाफट, फटाफट सौरभ जी माला लाओ ना फटाफट। बड़ी माला से सभी प्रत्याशी आदरणीय मोदी जी का स्वागत करेंगे। सभी प्रत्याशी इस लोकसभा के, जल्दी लाओ भाई, जल्दी लाओ। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। हटाओ भैया, हटाओ फटाफट, हटाओ हटाओ फटाफट। मैं यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय कोश्यारी जी से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट में माननीय मोदी जी का स्वागत करेंगे। माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी। श्रद्धेय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये जो यहाँ जनता की सागर उमड़ पड़ा है, ये जनता का सागर, ये आपके प्रति प्रेम दिखाता है। उत्तराखंड के प्रति जो आपका प्रेम है वो दिखाता है। आज ये जनता आपको सुनने के लिए आई है। मैं तो आपसे इतना निवेदन करता हूँ प्रधानमंत्री जी, जब मैं यहाँ से चुनाव पार्लियामेंट का लड़ रहा था तब आप यहाँ पर भाषण देने आए थे। मैं यहाँ 14 की 14 विधानसभाओं से जीता, उत्तराखंड में सबसे अधिक मतों से जीता। मैं आपसे केवल इतना ही निवेदन करता हूँ, आप यहाँ के विकास के लिए चिंतित हैं, आप जानते हैं भली बात से। आप यहाँ हमको ऐसा आशीर्वाद दे करके जाइए कि 14 की 14 विधानसभाओं में कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाइए, ऐसा आशीर्वाद आप करके दे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दृष्टि पत्र जो भारतीय जनता पार्टी का बना है, उसके चेयरमैन आदरणीय बच्चे सिंह रावत जी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा, माननीय मोदी जी को इस प्रदेश का दृष्टि पत्र यहाँ पर सौंपेंगे। श्रीमान बच्चे सिंह रावत जी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हर हर मोदी, हर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब मैं हम सबको जिनका इंतजार था, इस विश्व के सबसे शक्तिशाली राजनेता
आदरणीय मोदी जी से निवेदन करूंगा, हम सबको संबोधित करेंगे, हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान संसद में मेरे साथी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान भगत सिंह जी कोश्यारी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान विजय बहुगुणा जी, पूर्व मंत्री श्रीमान यशपाल जी आर्य, रुद्रपुर से भाजपा के उम्मीदवार श्री राजकुमार ठकुराल जी, लाल कुआं से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान नवीन दुमका जी, नानक मत्ता से उम्मीदवार श्रीमान प्रेम सिंह राणा जी, खटीमा से उम्मीदवार श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, जसपुर से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान शैलेंद्र मोहन सिंघल जी, किच्छा से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान राजेश शुक्ला जी, गदरपुर से भाजपा के उम्मीदवार श्री अरविंद पांडे जी, काला डूंगी से उम्मीदवार श्री बंशीधर भगत सिंह, सितारगंज से उम्मीदवार श्रीमान सौरभ बहुगुणा जी, हल्द्वानी जिला उपाध्यक्ष श्रीमान प्रदीप बिष्ट, काशीपुर जिला अध्यक्ष श्रीमान राम मल्होत्रा जी, मंच पर विराजमान श्रीमती सोनी कोहली जी, श्रीमान गजराज बिष्ट जी, श्याम जाजू जी, सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, रुद्रपुर में पहले भी आया हूं, आज फिर एक बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। मुझे पता नहीं है इसके पहले कौन प्रधानमंत्री कब यहां आए थे। मेरे सामने सिर्फ उत्तराखंड नहीं है, एक लघु हिंदुस्तान है मेरे सामने। भारत का कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जिसके लोग रुद्रपुर में न रहते हो। एक प्रकार से ये मिनी हिंदुस्तान है रुद्रपुर, और इसलिए रुद्रपुर में जो होता है पूरे हिंदुस्तान की हवा का वो बैरोमीटर होता है। रुद्रपुर में जो होता है पल दो पल में हिंदुस्तान के कोने कोने में खबर पहुंच जाती है। एक प्रकार से
रुद्रपुर हिंदुस्तान के हर कोने से हर पल उसकी धड़कन जुड़ी रहती है। ऐसे रुद्रपुर वासियों को आज मुझे मिलने का सौभाग्य मिला और आप इतनी बड़ी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, हृदय से आप सबका नमन करता हूं। उत्तराखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज 11 फरवरी है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है और आज से ठीक 1 महीने के बाद इसी समय 11 मार्च को पूरा उत्तराखंड विजय उत्सव मनाता होगा, ये मैं देख रहा हूं। इसकी झलक नजर आ रही है। भाइयों बहनों, मैं अभी आज उत्तर प्रदेश से आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जब था तो मुझे आज खबर मिली कि उत्तर प्रदेश में एमएलसी का चुनाव चल रहा था। 3 सीटों का नतीजा आया आज एमएलसी का चुनाव का। गोरखपुर, कानपुर, बरेली, तीनों की तीनों सीटें गठबंधन के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई और 25-25 हजार वोटों से। भाइयों बहनों, ये हवा का रुख कहां है, इसका ये सैंपल सर्वे था। मुझे मालूम नहीं, मैं दौरे पर हूं, टीवी में खबरें आ रही है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन आज विजय श्री की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने वहां गठबंधन किया है, उसके बावजूद भी एमएलसी के चुनाव में तीनों सीटों पर भव्य विजय। उत्तर प्रदेश में भी 11 मार्च को क्या नतीजा आने वाला है, उसकी संदेश अभी उसने दे दिया है। आज मैं इस देवभूमि में आया हूं। मैं देश के वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये देवभूमि वीरों की भी भूमि है। मां भारती की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले वीर योद्धाओं की ये धरती है। ऐसी वीर माता हैं इस भूमि में जिन्होंने ऐसे वीर संतान पैदा किए हैं जो आज जान की बाजी लगा करके मां भारती की रक्षा कर रहे हैं। देश को सुख शांति मिले, इसके लिए वो सीमा पर तैनात है। लेकिन भाइयों बहनों, आज मेरे फौज का सीना तन जाए, मेरे देश के वैज्ञानिकों का सीना तन जाए, मेरे देश के 125 करोड़ देशवासियों का सीना तन जाए,
गर्व से माथा ऊंचा हो जाए, ऐसी एक महान सिद्धि आज हमारे देश ने प्राप्त की है। आप देखते होंगे, खबरें जानते होंगे, फलाने देश ने मिसाइल बनाई, ये मिसाइल 5000 किलोमीटर दूर जाकर के वार करेगी। फलाने देश ने मिसाइल बनाई 8000 किलोमीटर जाकर के वार करेगी। पिछले महीने खबर आई थी कि पाकिस्तान ने ऐसे मिसाइल बनाई जो हमारे अंडमान निकोबार तक आकर के तबाह कर सकती है, उधर इजराइल तक को तबाह कर सकती है, ऐसी खबरें आई थी। भाइयों बहनों, भारत के पास भी मिसाइलों में कोई कमी नहीं है। लेकिन आज भारत ने एक बहुत बड़ा पराक्रम किया। आज भारत के वैज्ञानिकों ने एक सफल प्रयोग किया कि किसी भी दुश्मन देश की मिसाइल उसके यहां से निकले और हमारे यहां पहुंचने से पहले ही 150 किलोमीटर ऊपर हवा में उसी को मार सकता है, ऐसी मिसाइल पैदा कर दी। भाइयों बहनों, 150 मील ऊपर अवकाश में आने वाली मिसाइल को निशाना ताक करके, वो गति में है, कितनी स्पीड से क्यों न जाती हो, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ऐसी मिसाइल बनाई है, वहीं पर उसका खात्मा हो जाएगा। दुनिया में अब तक ये काम बड़े बड़े 4 या 5 देश ही कर पाए हैं। ये हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने आज अपना नाम दर्ज कर दिया है। मैं देश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। देश के 125 करोड़ देशवासियों को सुरक्षा के लिए, इतनी बड़ी अहम सफलता के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता। भाइयों बहनों, हम पता नहीं हमारे कांग्रेस के लोग, हमारे विरोधी दल के लोग पता नहीं कौन सा बयान देंगे। वो कहेंगे मोदी सबूत लाओ, 150 माइल ऊपर गए कब थे, मिसाइल पर वार कब किया था, जरा बताओ। क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक का भी सबूत मांग रहे थे। देश के फौज के लोग सीमा पार दुश्मन के मुल्क में, इलाके में जाकर के उसके दांत खट्टे कर करके वापस लौट आए। अभी तक दुश्मनों को होश नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ। पूरी दुनिया चर्चा कर रही है कि भारत की फौज में ये ताकत है, लेकिन भाइयों बहनों, हमारे देश की राजनीति इतनी नीचे गिर गई कि देश के कुछ राजनीतिक दल, कुछ राजनेता ये पूछने लगे कि जरा सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दो, सबूत। मुझे बताइए, ये देश के जवानों का अपमान है कि नहीं है? देश की सेना का अपमान है कि नहीं है? देश के सामर्थ्य का अपमान है कि नहीं है? देश के विश्वास का अपमान है कि नहीं है? देश की संकल्प शक्ति का अपमान है कि नहीं है? भाइयों बहनों, क्या ऐसे लोगों को ये देवभूमि में अभी भी मौका दिया जाएगा क्या? दिया जाएगा क्या? उनके पापों का हिसाब लेने का वक्त आ चुका है भाइयों। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि इस बार उत्तराखंड में ऐसा परिणाम दीजिए, ऐसा परिणाम दीजिए जो उत्तराखंड के भविष्य को निर्धारित कर दे। भाइयों बहनों,
अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदुस्तान को 3 राज्य दिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। और आज जो रुद्रपुर बना है, ये जो आज पूरा औद्योगिक इलाका तैयार हुआ है, उसका अगर श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की नीतियों को जाता है। उन्होंने जो टैक्सेशन में नीतियां बनाई, उसका परिणाम है कि यहां औद्योगिक नगरी बनना शुरू हो गया और देश भर के लोग रोजी रोटी कमाने के लिए यहां आने लगे। भाइयों बहनों, यहां छोटे छोटे उद्योगों की जाल है, अनेक लोगों को रोजगार देने की ताकत है। इस बार बजट में हमने सबसे बड़े अगर फैसले किए हैं तो इन लघु उद्योगों को सबसे ज्यादा मदद करने वाले फैसले किए। सरकार ने जो ये मध्यम और लघु उद्योगों को 30% टैक्स देना पड़ता था, ये हमारी दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने अब तक कोई उनकी सुनता नहीं था। 30% में से एक ठाम 25% कर दिया। 5% रियायत जो उद्योग जगत में बैठे उनको पता होता है इसका कितना बड़ा फायदा होता है। हम मुद्रा योजना लाए, बिना कोई गारंटी कोई भी व्यक्ति बैंक से लोन ले सकता है। इस देश के 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाखों करोड़ों रुपयों का लोन दे दिया गया और उसके कारण व्यापार उद्योग के अंदर गति आए, नौजवान उनको रोजगार मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट का अभियान, जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के उद्योग लगे हो वैसा ही स्किल डेवलपमेंट हो, ताकि उसको अपना गांव छोड़ करके जाना ना पड़े, वहीं कल कारखाने में काम मिल जाए और खुद भी अपना छोटा मोटा कारोबार चालू करना चाहता है तो कर सकता है। मैं आज रुद्रपुर वासियों से कहने आया हूं, मेरे लिए ये पूरा क्षेत्र सिर्फ चुनाव का मैदान नहीं है। मेरे लिए क्षेत्र इस पूरे विस्तार के आर्थिक विकास की ये महत्वपूर्ण ऊर्जा भूमि है और इसलिए भारत सरकार इस पूरे क्षेत्र को बल देना चाहती है, अलग अलग नीतियों के द्वारा बल देना चाहती है, व्यवस्थाओं के द्वारा बल देना चाहती है, ताकि यहां का औद्योगिक जीवन इतना फले फूले कि आसपास के सभी इलाकों में लोगों को रोजगार देने का कारण बन जाए और एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। ये सपना देकर के हम चल रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश में राजनीति में बाहुबली ये शब्द की इतनी आलोचना होती थी। अगर किसी को टिकट दे दिया और अखबार में आ गया कि फलानी पार्टी ने बाहुबली को टिकट दे दिया है, तो लोग नफरत करते थे, लोग डरते थे, क्या ये बाहुबली हमारा प्रतिनिधि बन जाएगा क्या? बाहुबली ये हमारे देश में राजनीतिक जीवन में नफरत का शब्द माना गया है। लेकिन राजनीति ऐसी गिरी कि उत्तराखंड ये देवभूमि में ऐसे राजनेता पैदा हुए हैं जिनको अपने आप को बाहुबली कहलाने में शर्म नहीं आती। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या सकता है?
भाइयों बहनों, यहां तो छोटे मोटे व्यापारी और उद्योगों की इलाका है। आप मुझे बताइए, ये पूरी देवभूमि में हरदा टैक्स सबको देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? हरदा टैक्स देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? हर किसी को दरोगा आएगा तो भी मारेगा, स्कूल में एडमिशन होगा तो भी मारेगा, दुकान में लाइसेंस चाहिए तो भी दे दो, और अवैध खनन का कारोबार करना है तो फिर देते ही देते रहो। यही कारोबार चला है कि नहीं चला है? ये हमारी देवभूमि को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है कि नहीं करना है? भ्रष्टाचार से मुक्त करना है कि नहीं करना है? हरदा टैक्स से मुक्त करना है कि नहीं करना है? कानून का राज चाहिए कि नहीं चाहिए? ईमानदारी का राज चाहिए कि नहीं चाहिए? और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि इस देवभूमि को आगे बढ़ाना है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के हमें सेवा करने का अवसर दीजिए। भाइयों बहनों, जब अटल जी की सरकार थी तब भी यहां पर ऐसा कारोबार था कि अटल जी चाहते हुए भी उत्तराखंड का भला करने में दिक्कतें आई। मैं 2.5 साल से बैठा हूं, अनेक काम करने के लिए मैंने योजनाएं रखी, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं रखी, लेकिन यहां ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनको विकास में कोई रुचि नहीं है, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में रुचि है, और इसलिए विकास के काम नहीं हुए। भाइयों बहनों, आज मेरी देवभूमि हिमालय की ऊंचाइयों पर है, लेकिन ये राजनीति ने ऐसे गड्ढे में डाला हुआ है, ऐसे गड्ढे में डाला है, इसको बाहर निकालने के लिए 2-2 इंजन लगाने पड़ेंगे। 2-2 इंजन, एक उत्तराखंड की भाजपा सरकार इंजन और दूसरी केंद्र में मोदी सरकार का इंजन। 2 इंजन लगेंगे तब जाकर के उत्तराखंड ये गड्ढे में से बाहर आएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास एक ही रास्ता है। सब समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ विकास में है। और विकास की बात जब मैं करता हूं तब भाइयों बहनों, विकास का विद्युत चाहिए, विकास का कानून व्यवस्था चाहिए, विकास का सड़क चाहिए। अगर उत्तराखंड को इन व्यवस्थाओं से जोड़ दिया जाए तो उत्तराखंड के लोगों में दम है, वो यहां का इस भूमि को नंदनवन बना करके छोड़ देंगे। ये ताकत यहां के लोगों की। हिंदुस्तान का कोई नागरिक ऐसा नहीं होगा, कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसकी ये इच्छा न हो कि एक बार 4 धाम यात्रा के लिए जाना है, गंगा जी में डुबकी लगाने जाना है। 125 करोड़ देशवासी जिनके दिल में यह आकांक्षा हो, विश्व के लोगों के लिए देवभूमि आकर्षण का केंद्र हो। यहां यात्रा धामों के विकास के लिए, यहां टूरिज्म के विकास के लिए अनेक संभावनाएं पड़ी हुई है। पूरे हिंदुस्तान में जितने यात्री हैं, उससे आधे यात्री अकेले उत्तराखंड में आने को लालायित हो जाएंगे अगर हम सही व्यवस्थाएं दें। और भाइयों बहनों, अगर कोई उद्योग लगता है, 10 लाख रुपए का पूंजी निवेश होगा तो 15-17 लोगों को रोजगार देता है। अगर किसानी करता है तो थोड़े ज्यादा लोगों को रोजगार देता है।
लेकिन कम पूंजी से अगर टूरिज्म में पैसा लगाया तो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। और इसलिए भाइयों बहनों, जिस प्रकार से यहां के औद्योगिक विकास की जरूरत है, उसी प्रकार से पूरे उत्तराखंड में, ये देवभूमि में हर प्रकार के टूरिज्म की संभावनाएं हैं। विश्व के लोगों को आकर्षित करने की ताकत है। हम आज पूरे दुनिया में योग को लेकर के जो डंका बजाया है, आज दुनिया पूरी हमारे देश को योग को जानने सीखने के लिए इस धरती पर आने के लिए लालायित हो रही। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? 4 धाम, सदियों से हम 4 धाम की बात सुन रहे हैं। यात्री कष्ट झेल करके 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। क्या 70 साल के बाद इन 4 धाम की यात्रा के लिए सही रास्ते वगैरह लोगों को मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? क्यों नहीं मिले? भाइयों बहनों, 12,000 करोड़ रुपए लगा करके हमने 12,000 करोड़ रुपए, ये कम आम नहीं है, 12,000 करोड़ रुपए लगा करके 4 धाम को जोड़ने के लिए आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले और सभी मौसम में चलने वाले रोड बनाने का काम शुरू कर दिया है। वादे नहीं, काम शुरू कर दिया है। और 11 मार्च को अगर हमारी अनुकूल सरकार आ गई, और आएगी, ये मुझे साफ लगता है भाइयों, ये नजारा कह रहा है आएगी। आपको मैं कहता हूं, हमने जो तय किया है उससे भी जल्दी हम पूरा करके देंगे। अगर एक बार ये हो जाता है, आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आना शुरू हो जाएगा, कितने नौजवानों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, हम जो निर्णय करते हैं उसको लागू करके रहते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन हमारे देश के फौज के जवान 40 साल से मांग कर रहे थे। कांग्रेस की किसी सरकार ने अध्ययन भी नहीं किया, स्टडी भी नहीं किया कि आखिर 1 रैंक 1 पेंशन है क्या, कैसे लागू होता है, कितना बोझ आता है, कितनी खर्च आता है। कुछ नहीं, हर चुनाव में बोल देना हम और 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। 40 साल हो गए, लागू नहीं किया। मैंने वादा किया था दिल्ली में मेरी सरकार बनेगी, मैं 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दूंगा। भाइयों बहनों, हमने लागू कर दिया और हमारे सेना के जवानों के घर में बैंक में सीधे पैसे पहुंच गए। अब तक 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम पहुंच गई है और इस आखिरी हफ्ता बाकी है, वो भी आने वाले दिनों में पहुंच जाएगा। ये काम हम करते हैं भाई। भाइयों बहनों, मेरी सरकार इस देश के नौजवानों को रोजगार देना चाहती है। मेरी सरकार इस देश के किसानों के खेत में पानी देना चाहती है। मेरी सरकार इस देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहती है। मेरी सरकार इस देश के बुजुर्गों को सस्ते में अच्छी दवाई देना चाहती है। मेरी सरकार इस देश के नौजवानों को रोजगार, कमाई देना चाहती है। मेरी सरकार इस देश के गरीब से गरीब को रहने के लिए अपना खुद का घर देना चाहती है। और इसलिए भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है कि देश के पास पैसों की कमी है, पैसों की कमी नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार, काला धन, इस बीमारी ने देश को ऐसा जकड़ लिया है कि मध्यम वर्ग के नागरिक का शोषण होता है, गरीब के हक को छीन लिया जाता है और मुट्ठी भर लोग
मौज कर रहे हैं भाइयों, और मैंने उनके खिलाफ लड़ाई शुरू की है। जब मैंने नोटबंदी की 8 नवंबर रात 8 बजे, भाइयों बहनों, और मैं देशवासियों को वादा करता हूं, ये मेरी लड़ाई गरीबों के लिए है, ये मेरी लड़ाई मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है, ये मेरी लड़ाई ईमानदार लोगों के लिए है। जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें देश को लौटाना पड़ेगा। ये लड़ाई लड़ने के लिए मैं निकला हूं। कितनी ही बड़ी बड़ी ताकतें मेरा मजाक उड़ाए, मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए, लेकिन देशवासी ईमानदारी की मदद करने वाले लोग हैं। मुझे विश्वास है 125 करोड़ ईमानदारी की इस लड़ाई में मेरे साथ खड़े हैं। मुझे बताइए, काला धन खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जिन्होंने लूटा है वो रुपया लौटना चाहिए कि नहीं लौटना चाहिए? इस देश के ईमानदार के काम वो पैसा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मेहनत कश किसान के लिए वो पैसा काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? गरीब की भलाई के लिए पैसा काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं। अच्छों को कबाट में बंडल के बंडल रखे थे, नीची मुंडी करके बैंक में जमा कराने पड़े। अब उनका हिसाब मांगा जा रहा था, कहां से लाए थे। भाइयों बहनों, कभी कभी कुछ लोगों के दिमाग में भ्रम होता है कि काला धन व्यापारी लोग करते हैं। भाइयों बहनों, व्यापारी तो कभी मौका मिल जाए, हो सकता है 20 रुपये का माल 25 में बेचेगा, कभी उसको 100 रुपया सरकार को देना होगा तो 80 रुपया देगा, कुछ रख लेगा। भाइयों बहनों, देश का उतना नुकसान उन्होंने ज्यादा नहीं किया है। अगर उनको अफसर लोग परेशान न करे, उसको रिश्वत के पैसे देने की जरूरत न पड़े, तो इस देश का व्यापारी, इस देश का मध्यम वर्ग का व्यक्ति 1 रुपये की चोरी करना नहीं चाहता है। वो ईमानदारी की जिंदगी जीना चाहता है। बेईमानी की है बाबुओं ने, बेईमानी की है राजनेताओं ने। सत्ता पर जिनके पास कुर्सी थी उन्होंने ही लूटा है भाइयों बहनों, और मैं उनसे ही निकालना चाहता हूं। जिन्होंने लोगों पर अपनी सत्ता का रौब जमा करके लूटा है, गैर कानूनी काम करके लूटा है, मेरी लड़ाई उनके खिलाफ है। और इस लड़ाई का काम मैंने नोटबंदी से शुरू किया है। भाइयों, हमने बेनामी संपत्ति का कानून बनाया है। क्या किसी किसान की बेनामी संपत्ति होती है? किसी शिक्षक की बेनामी संपत्ति होती है? किसी फौजी की बेनामी संपत्ति होती है? ये बेनामी संपत्ति होती है बाबुओं की, राजनेताओं की। और मैंने ऐसा कानून बनाया है, कम से कम 7 साल तो पहले जेल जाना पड़ेगा। दूसरा, ये सारी जो संपत्ति है, कितना ही बड़ा बंगलो होगा, कितनी ही ज्यादा जमीन होगी, एक रात में वो सरकार की मालिकी की हो जाएगी, वो गरीबों के काम आएगी। मैं जानता हूं स्कूल में टीचर भी अगर थोड़ा जरा कड़क रहते हैं ना, तो 2-4 बच्चे और उनके रिश्तेदार आ जाते हैं कि टीचर जरा ज्यादती करता है, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। भाइयों बहनों,
मैंने तो पूरे देश में 70 साल से जमा जमा करके बैठे हैं, उनके खिलाफ लड़ाई छेड़ी है। तो आप कल्पना कर सकते हो मुझ पर क्या बीतती होगी, क्या क्या बीतती होगी। ये लोग मुझे गुस्सा ऐसे नहीं कर रहे हैं, दुखता है पेट और कुटते हैं माथा। उनकी परेशानी है कि मोदी छोड़ेगा नहीं। मुझे किसी ईमानदार को परेशान नहीं करना है, लेकिन गरीबों का लूटा है आपने, सत्ता का दुरुपयोग करके लूटा है। और इसलिए भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के नौजवान का भविष्य बनाने के लिए ये लड़ाई मैंने छेड़ी है और मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए भाइयों। और बेशर्मी देखो, बेईमानों की बेशर्मी देखो। कैमरा के सामने रुपयों की लेती देती की चर्चा करते हैं तो भी शर्म का नामो निशान नहीं है जी। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं जानता हूं यह लड़ाई मुश्किल होगी, हर डगर मुझे खतरे होंगे, लेकिन 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद है। खतरों से खेलना मेरा स्वभाव है। न हम सत्ता के लिए पैदा हुए हैं, न हम कुर्सी के पीछे मुंह में पानी निकालने वाले लोग हैं। हम तो देश के लिए मरने मिटने वाले लोगों की जमात के लोग। इसलिए भाइयों बहनों, देश एक बदलाव से गुजर रहा है। 70 साल की बेईमानी के कालखंड से ईमानदारी के रास्ते पर चलने के लिए आज देश तैयार है। भाइयों बहनों, कभी आपने सोचा है, हमारे देश का 70 साल का इतिहास देख लीजिए, हमेशा सरकार कोई निर्णय करे तो जनता सरकार के सामने होती है, सरकार और जनता के बीच में लड़ाई होती है, संघर्ष होता है। ये ऐसा निर्णय था नोटबंदी का कि जिसमें जनता और सरकार एक थे, जनता और सरकार एक थे। ऐसा कभी नहीं होता है। और कुछ लोग अलग अलग थे तो कौन थे? जिन्होंने वो थप्पे जमा किए ना, वो जरा परेशान थे। और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ सफलता पा करके रहना है, देश को जगाते रहना है, कठोर कदम उठाते रहना है, बेईमानों को सजा देकर के ही चुप रहना है। इस संकल्प के लिए देवभूमि में एक ईमानदार सरकार बनाने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। और मैं देवभूमि वासियों को कहना चाहता हूं, ये उत्तराखंड अटल जी के सपनों का उत्तराखंड है। अटल जी के सपनों को पूरा करने के लिए मैं अपने आप जितनी ताकत लगा सकता हूं लगाता रहूंगा। आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलूंगा, ये आपको वादा करने आया हूं। कभी आपको कमी महसूस नहीं होने दूंगा। आपको देवभूमि अपनी लगेगी, दिल्ली भी आपको अपना लगेगा। ये स्थिति में बना करके रहूंगा भाइयों। और इसलिए मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं, रुद्रपुर में इतनी जबरदस्त भीड़, मैं देख रहा हूं ये पर्दे भी निकाल देने पड़े आपको। कोई कल्पना कर सकता है कि इतनी भीड़ हो सकती है एक सभा में? भाइयों बहनों, ये ईमानदारी का मेला है, ईमानदारी का मेला है। ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ये विजय नाद है भाइयों बहनों, विजय नाद है।
और इसलिए मैं आज देवभूमि को नमन करता हूं। मैं उधर भी देख रहा हूं, कोई कमी नहीं साहब, चारों तरफ। मैं आपका बहुत आभारी हूं। आप मुझे आशीर्वाद देने आए। 15 तारीख को बारी मतदान कीजिए, पहले मतदान और बाद में जलपान। पहले मतदान फिर जलपान, और इस विजय के लिए मत दीजिए। आपका बटन विजय का बटन होगा। कमल के निशान पर बटन दबाइए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बटन दबाइए। ईमानदारों को मदद करने के लिए बटन दबाइए। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को जीतने के लिए बटन दबाइए। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। पूरी ताकत से बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए। सभी उम्मीदवार आ जाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। शेरों में ये बब्बर शेर दिखाई दे। हाँ, बीजेपी के शेरों में ये बब्बर शेर दिखाई दे। प्रधानमंत्री भारत का, प्रधानमंत्री भारत का जाबाज दिलेर दिखाई दे। बीजेपी के शेरों में ये बब्बर शेर दिखाई दे। हाँ, बीजेपी के शेरों में ये बब्बर शेर दिखाई दे। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा।